नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को फिर मिली बड़ी सौगात। सीएम धामी ने 140 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। कुंभ मेले के लिए 1 अरब 13 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। उत्तराखंड को मिले 1200 करोड़ के राहत पैकेज पर सियासत शुरू। बीजेपी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। कांग्रेस ने आर्थिक मदद को बताया ऊंट के मुंह में जीरा। प्रदेश की मलिन बस्तियों को लेकर हरदा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने मलिन बस्तियों को दिया मालिकाना हक। बीजेपी ने बस्तियों में लाल निशान लगाकर फैलाया लाल आतंक। और उत्तराखंड में फिर शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की चर्चा। बीजेपी विधायक ने एसआईआर को बताया प्रदेश के लिए सही। कांग्रेस ने उठाए सवाल, एसआईआर से खुलेगी सरकार की पोल। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 146.19 करोड़ की कई विकास योजनाओं को स्वीकृति दी, जिसमें नैनीताल की कालाडूंगी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 3.81 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी गई। वहीं बागेश्वर में पंपिंग योजना के लिए 4.73 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 2027 में होने वाले कुंभ मेले के लिए निर्माण कार्यों के लिए 1 अरब 13 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत प्रदान करते हुए फिलहाल 10 करोड़ की धनराशि पहली किश्त के रूप में प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून पहुंचकर आपदा प्रभावितों के दर्द को सुना और 1200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। लेकिन इस राहत पैकेज को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर यानी कल देहरादून पहुंचकर जहां एक और आपदा प्रभावित लोग आपदा प्रभावित वीर के दुख, दर्द और पीड़ा को समझते हुए उनसे बातचीत की, तो वहीं दूसरी ओर तत्काल प्रभाव से 1200 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इसे नाकाफी बताते हुए ऊंट के मुंह में जीरा बताया। दरअसल उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे थे। यहां आपदा राहत कार्यों की गहन समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान का विस्तार से जानकारी लेने के साथ ही राहत बचाव कार्यों की ताजा स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर भी बैठक की। आपदा में हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में 1200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। देखिए, जो 1200 करोड़ रुपया दिया गया है, ये भी प्रारंभिक रिलीफ है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने जो आकलन भेजा है, जो क्षतिपूर्ति मांगी है, वो लगभग 5700 करोड़ रुपया का मांगा है। और ये अग्रिम राशि है जो फिलहाल फौरी तौर पर जो विकास कार्य हैं या जो लोगों को क्षतिपूर्ति होनी है उसको प्रारंभ किया जा सके। ये 1200 करोड़ अंतिम नहीं है। और हरीश रावत जी ने स्वयं सरकार चलाई है, उनको भी मालूम है। और जब 2013 की जो आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा आई थी, उनसे ही पूछ लेंगे आपको अग्रिम राशि कितनी मिली थी। और ये विकास के कार्य होने हैं, क्योंकि वहाँ पर अवस्थात्मक सुविधाएं दोबारा से जुटाई जानी है। तो ये 2 दिन का काम नहीं है, ये हो सकता है अगले 2, 3, 4 साल तक भी चलेगा। और इस तरह से हमको जो केंद्र की सहायता वो मिलती रहेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये राशि कहीं न कहीं 600-700 करोड़ से ऊपर जाएगी। वहीं इस राहत पैकेज को लेकर कांग्रेस का कहना है कि इस दैवीय आपदा में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए राहत पैकेज नाकाफी है। उत्तराखंड के प्रति मोदी जी के प्रेम और लगाव की पोल खुल गई है। ये पैकेज सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सालों से इस मैकेनिज्म को जानते हैं। और ये अब इसमें कुछ वृद्धि नहीं होने जा रही है। ये तो जो है खाली एक लॉलीपॉप है जो श्री धामी जी मोदी जी के साथ सौजन्य से उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं, केंद्रीय टीम का। अब जो मिल गया इसी के आसपास हमारा इतने साल, आपका भी महाराज हमारे बराबर ही अनुभव है। आप अपने अनुभव के प्रश्नों को टटोलिए तो आपको पता लग जाएगा कि कब कितना जो है वृद्धि हुई है। ये सवाल हम इसलिए खड़े कर रहे हैं कि जो क्षति हुई है, उस क्षति के परिप्रेक्ष्य में
केंद्र की सरकार को जो है पैकेज देना चाहिए था। बिहार में चुनाव होता है तो वहाँ पे तो आप 11,500 करोड़ का पैकेज एकदम से दे देते हैं, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सरकारों ने जो क्षति हुई थी उसका जो आकलन करके केंद्र सरकार को दिया है, उसके सापेक्ष जो राशि दी है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताते रहे हैं और आपदा की स्थिति में जब राज्य ने केंद्र से आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैकेज की मांग की तो उन्होंने 1200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। प्रदेश में मलिन बस्तियों को उजाड़ने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने फिर सरकार पर निशाना साधा है। हरदा ने कहा कि साइंटिफिक सर्वे के आधार पर मलिन बस्तियों में 2016 में कांग्रेस ने वहां रह रहे लोगों को नियमित करने का काम किया, लेकिन अब बीजेपी सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। हरीश रावत ने मलिन बस्तियों पर लगाए गए लाल निशान को लाल आतंक बता दिया है। इस राज्य की माननीय विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जो अब कानून है, एक्ट के रूप में है। वो है मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का। और ये स्थापित सत्य है कि कोई ऑर्डिनेंस विधानसभा द्वारा पारित एक्ट को सरपास नहीं कर सकता है, ऑर्डिनेंस को जो है एक्ट सरपास कर सकता है। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ऑर्डिनेंस के नाम पर मालिकाना हक जो मलिन बस्तियों का था उसको अस्थिर किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाल डोरे का आतंक नहीं, लाल चिन्ह का आतंक मलिन बस्तियों में व्याप्त है, इसको समाप्त करो और उनको सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है वो मालिकाना हक देने की बात करो। और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरेगी और मलिन बस्तियों के लोगों को साथ लेकर के उतरेगी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जरूरी बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत पर डेमोग्राफी चेंज को लेकर निशाना साधा है। विनोद चमोली ने कहा कि धामिश सरकार का अगला कदम एसआईआर होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खूब चर्चा हो रही है। अब इसकी चर्चा उत्तराखंड में भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जरूरी बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत पर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर निशाना साधा। विनोद चमोली ने कहा कि धामिश सरकार का अगला कदम एसआईआर होना चाहिए। नेपाल के हालात को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ सनातन के लिए भी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। अब तो वो भी मान रहे हैं कि प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। ये बात अलग है कि वो इसे कांग्रेस के चश्मे से देखते हैं और 2014 के बाद अधिक परिवर्तन बताते हैं। अभी हरीश रावत जी का बयान मेरे बाद में आया और उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा है कि पूरे प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के चश्मे से देखा और बाद में कहा कि 14 के बाद ज़्यादा चेंज हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि मेरा कोई कांग्रेस पर आरोप नहीं था, मैं एक जनरल बात कह रहा था कि पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और इस डेमोग्राफी चेंज को लेकर विधानसभा में बड़ी चर्चा हुई थी जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई थी और प्रवर समिति को मामला सौंपा गया था। हम लोगों ने काफ़ी डिबेट भी उस पर किया है। इस डेमोग्राफी चेंज को हमको बचाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी क्षेत्र है अपनी विशिष्ट संस्कृति को लिए हुए होता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि एसआईआर की पोल पहले ही राज्य में खुल गई है। बिहार में कुत्तों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं और जीवित व्यक्तियों के नाम काटे गए हैं। सरकार की नीयत खराब है। देखिए, एसआईआर की जो टोटल पोल है वो पहले ही राज्य में खुल गई। बिहार में जिस तरीके से कुत्तों के नाम चढ़े हैं, गधे घोड़ों के नाम चढ़े हैं, जीवित व्यक्तियों के नाम गायब हैं, जिनको मरा हुआ दिखा रखा वो खुद आके सामने खड़े होकर कह रहे हैं हम जीवित हैं। तो ये हालात हैं। और जिस तरीके से लोगों के नाम काटे गए, चालाकी ये की गई कि जो आधार कार्ड है उनको नहीं मानेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी। तो सरकार की नीयत खराब है, सरकार के संगठनों की नीयत खराब है और वो हर राज्य में उसी तरीके की बेईमानी करना चाहते हैं जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में की, जैसे उन्होंने अन्य राज्यों में की और आप बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं अगर एसआईआर लागू हो
तो उसके पहले कुछ नॉर्म्स हों जो करेक्ट हों, उसमें सभी दलों के लोगों की एक सहमति बैठक बुलाया जाए और जो चीज़ों में उसमें सुधार करने हैं उसको सुधार किया जाए। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अब सत्ता पक्ष एसआईआर को जरूरी बता रहा है, तो वहीं विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में नुकसान राज्य की जनता का हो रहा है। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जरूरी चीजें बंद होने से मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। मजबूरन उन्हें हजारों रुपए खर्च कर निजी लैब में जांच करानी पड़ रही है। कई मरीज इलाज अधूरा छोड़कर अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरएस बिष्ट ने बताया कि आयुष्मान योजना में कुछ कोड्स में दिक्कत आती है और इस समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा। कुछ केसेस में ये होता है कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा हमें करवाना पड़ता है, जैसे ऑपरेशन से पहले एक सीटी करा लिया, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को ऑपरेशन के बाद सीटी एमआरआई दोबारा कराने के लिए, तो उस केसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके रिलेटेड कल हमारी प्राधिकरण में बात चल रही है। हम कल मुझे खुद उनके पास जाना और वार्ता करके ये इसका बीच का कोई रास्ता निकालेंगे ताकि मरीजों को ऐसा दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ जो भर्ती मरीज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आयुष्मान में नहीं है। मरीज़ रेगुलरली भर्ती हो रहे हैं। आज के तारीख में भी लगभग 70 से 100 मरीज़ रोज़ाना हमारे अस्पताल में आयुष्मान के थ्रू भर्ती हो रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है। गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने बताया कि उत्तराखंड में 14 जगह पर एनडीआरएफ की टीम तैनात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीआरएफ और अन्य राहत बचाव दलों से मुलाकात कर उनका मान और उत्साह उन्होंने बढ़ाया। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, जैसा मैंने बताया, मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने कुछ एडवाइस दी, सभी को बताया किस प्रकार से और अच्छा समन्वय स्थापित करना है और अच्छी दुनिया में कैसे भी गैजेट्स हों, इक्विपमेंट्स हों, वो सारे हमारे पास होने चाहिए। क्या हम खुद अपना इनोवेशन के ज़रिए बना सकते हैं उस पर, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, उस पर काम हो। मॉक एक्सरसाइजेज, संयुक्त अभ्यास जिसको बोलते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज, वो भी होनी चाहिए सभी एजेंसीज़ के बीच में। तो इतना अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो है पूरी एजेंसीज़ को बताया, तो इस बारे में भी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर बेलवा खान में भारी मलबा आने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। मौके पर पहुंचे एडीएम विवेक राय ने जेसीबी से मलबा हटवाकर हाईवे खोलने का काम शुरू करवाया। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। दरअसल इस बरसात के सीजन में लगातार इलाके में भूस्खलन हो रहा है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा आया है, देख के हम इसको हटा रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है, लेकिन रास्ता बंद है। नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले, साथ ही जूलीकोट से हल्द्वानी जाने वाले कृपया भवाली के रास्ते जाएं, जाम बहुत ज़्यादा है, इसमें आगे आप फंसेंगे। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नरेंद्र नगर के पास बगरधार के पास रात 8 बजे ये रास्ता बंद रहा। पहाड़ी से आए मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन अभी तक रास्ता सुचारू नहीं हो पाया है और मौके पर बीआरओ, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैनात है। रास्ता बंद होने से सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर छोटे वाहनों को राजमहल से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर देवलधार वाया हिंडोला खाल के रूट से भेजा जा रहा है। 8 बजे के बंद हो गए थे और 8:30 बजे हमें आप आ गए थे और 11 बजे तक हमने काम किया। उसके बाद विजिबिलिटी जीरो हो गई, कुछ नहीं दिख रहा था, कोहरा के कारण फिर हमने काम बंद कर दिया। सवेरे 5 बजे हम आ गए थे और 5 बजे जितना हम खोल रहे हैं उतना ही और आ रहा है और अभी भी 2-3 घंटा लगने की संभावना है। 5 बजे तक छोटी गाड़ी के लिए कम से कम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। रोड कल रात को 8 बजे के आसपास बंद हो गई थी। उसके बाद रोड बंद होते ही हम लोगों ने बीआरओ को तय करके यहाँ पे 10:30 बजे तक काम करवाया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे घना कोहरा छा गया था और बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे काम बंद करना पड़ा। लेकिन सुबह 5 बजे मैंने काम स्टार्ट करवा दिया था। हमारी जो है इस समय 4 जेसीबी और 1 प्लेन यहाँ पे काम कर रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है, तकरीबन 250 मीटर के आसपास से लैंडस्लाइड हुआ है और इसमें किसी भी तरह से ट्रैफिक को चलाना अभी बिल्कुल भी मतलब मनुष्य की दृष्टि से, उनके मतलब जन की सुरक्षा की दृष्टि से मुझे सर्वाधिक प्रिय नहीं लग रहा है। लेकिन रोड अभी तकरीबन 3 घंटे लगेंगे खुलने में।
टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के पास फिर मलबा आने से बंद हो गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रभावित मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया और जल्द से जल्द मार्ग को खोलने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों की प्रगति के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। लक्सर तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में विवाद के चलते निर्माणाधीन नाले की पैमाइश करने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम को बिना पैमाइश के ही वापस लौटना पड़ा। बता दें कि मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में विधायक निधि से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगभग 500 मीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से की थी। ग्रामीणों का कहना था कि नाले का निर्माण सड़क में कराया जा रहा है। ये पैमाइश तो हमारी टीम ने और चकबंदी टीम ने पहले कर दी थी, लेकिन इनमें आपस में कुछ विवाद की वजह से नाले को लेकर विवाद हो गया था, उत्पन्न हो गया था। तो अब दोनों पक्षों में प्रधान जी की उसमें समझौता हो गया है कि जो पहले समझौता हुआ था इनका, जो पटवारी हमारे चकबंदी पटवारी टीम ने पैमाइश करी थी, उस हिसाब से नाले बनवाने के लिए तैयार हो गए दोनों पक्ष। जिस खेत पर ये विवाद है वो मेरा है। जिस टाइम ये नाला खोदा वो बिल्कुल जो है नियमानुसार खोदा गया, सड़क को नाप कर खोदा गया। सड़क की चौड़ाई यहाँ 21 फीट थी और 4 फीट का नाला खोदा गया, जिसमें से 1.5 फीट सड़क में से ली गई, 2.5 फीट में अपने खेत में से दी। जो यहाँ ठेकेदार काम करवा रहा, पेटी ठेकेदार, उसने ये सारा काम करवाया। जरा सी भी नियमितता इसमें नहीं बढ़ती गई। देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के लिए मैच शेड्यूल, टीम और पुरस्कार राशि का ऐलान कर दिया है। इस सीजन में 7 पुरुष और 4 महिला की टीमें हैं। पहले 23 से 26 सितंबर तक महिला टीम की प्रतियोगिता होगी और फिर 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पुरुष टीम की प्रतियोगिता होगी। जो यूपीएल 2 है, सबसे पहले मैं जो नई कार्यकारिणी है सीएयू को उनको बधाई देता हूं कि आप यहाँ पे नए कार्यकारिणी अपॉइंट हुई है और हमें विश्वास है कि आपके लीडरशिप के अंदर हम यूपीएल को बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे, यूपीएल सीजन 2 को। जहाँ तक इस साल का यूपीएल की बात है, हम 23 सितंबर से इस साल का यूपीएल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले महिलाओं का यूपीएल होगा, जो WUPL जिसको हम कह रहे हैं, और उसके बाद 26 तारीख से मेंस यूपीएल होगा। 26 से 5 तारीख को चलेगा। 23 तारीख को महिलाओं का इनॉग्रेशन के दिन इनॉग्रल है और 26 तारीख को उनका फाइनल रहेगा और 27 तारीख को मेंस से स्टार्ट होकर करीब 7 या 8 तारीख तक का वो फाइनल रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को फिर मिली बड़ी सौगात। सीएम धामी ने 140 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। कुंभ मेले के लिए 1 अरब 13 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। उत्तराखंड को मिले 1200 करोड़ के राहत पैकेज पर सियासत शुरू। बीजेपी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। कांग्रेस ने आर्थिक मदद को बताया ऊंट के मुंह में जीरा। प्रदेश की मलिन बस्तियों को लेकर हरदर सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने मलिन बस्तियों को दिया मालिकाना हक। बीजेपी ने बस्तियों में लाल निशान लगाकर फैलाया लालातक। और उत्तराखंड में फिर शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की चर्चा। बीजेपी विधायक ने एसआईआर को बताया प्रदेश के लिए सही। कांग्रेस ने उठाए सवाल, एसआईआर से खुलेगी सरकार की पोल।